मुंबई में जैसी रौनक होती है गणेश उत्सव की, यकीन मानिए कहीं भी ऐसी रौनक आपको देखने को नहीं मिलेगी। सीधा धर्मेंद्र दुबे का रुख करते हैं, उन्हीं के पास चलते हैं, पूछते हैं कौन से गणपति बप्पा के पंडाल में मौजूद हैं और क्या तैयारियां, दिखाइए भव्यता और दिव्यता पीछे की। देखिए, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। जैसे जैसे ये दिन जा रहा है वैसे वैसे बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। मैं लगातार शुरू से, पहले दिन से आज जो है 7वां दिन चल रहा है, मैं गणेश पंडालों के दर्शन कर रहा हूँ, श्रद्धालुओं से बातें कर रहा हूँ और जैसे जैसे ये दिन खत्म हो रहा है ऐसे दिल में दुख हो रहा है कि गणेश पर्व आखिर क्यों खत्म हो रहा है, क्योंकि एक साल हम बेसब्री से इंतजार करते हैं। मेरे साथ तमाम श्रद्धालु जो हैं वो बेहद दुखी हैं, क्योंकि धीरे धीरे बप्पा का जब विसर्जन होता है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, हर कोई जो है दुखी हो जाता है। लेकिन कुछ इस बात की भी है, क्योंकि जब वो जाएंगे तभी तो अगले साल आएंगे। इस समय मैं मौजूद हूं मुंबई के राजा गणेश गली में और सबसे पहले आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाते हैं किस तरह से यहाँ का पूरा परिसर है। हर कोई भक्तिमय है, हर कोई जो है बप्पा के पास समक्ष पहुंचना चाह रहा है और लाल बाग के राजा पे भी लगातार बहुत ही ज्यादा भीड़ है और आज कहीं ना कहीं इतनी ज्यादा भीड़ है कि मीडिया को भी बाहर ही रोका जा रहा है और इसीलिए हमने ये तय किया कि आज क्यों ना हम गणेश गली से लाइव दें और यहाँ के भी बप्पा का दर्शन कराएं। जाहिर है टॉप 10 जो प्रसिद्ध पंडाल इस समय मुंबई में है उसमें दूसरे नंबर पर मुंबई के राजा यानी कि गणेश गली का नाम आता है और वो सारे जो सेलिब्रिटीज हैं, वो सारे जो पॉलिटिशियंस हैं, जो भी तमाम वीआईपीज हैं जो लालबाग के राजा के दर्शन करने जाते हैं, वो सारे के सारे यहाँ भी आते ही हैं, पधारते हैं, पूजा ही करते हैं। एक बार पूरी कोशिश करेंगे गणेश भगवान का दर्शन भी कराने की, उसके बाद हम बताएंगे कि आखिर परिसर क्यों यहाँ का बहुत ज्यादा खास है। देखिए, आपको बताएं कि 22 फीट के गणपति बप्पा जो है इस समय विराजमान है यहाँ पर और एक अलग ही अवतार गणपति बप्पा ने जो है यहाँ धारण कर रखा है। हर कोई अपना मोबाइल निकाल चुका है, सेल्फीज ले रहा है, फोटोज ले रहा है, कोशिश कर रहा है आज के इस खास मौके को अपने मोबाइल पे कैप्चर करने की। ऐसा हो भी क्यों रहा, घंटों कतार करने के बाद बप्पा के पास लोग जो है पहुंचते हैं। बप्पा को देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। आपको बताएं कि बप्पा जो है इस समय डमरू पर विराजमान है और जिस तरीके से डमरू पर नृत्य कर रहे थे शंकर भगवान का भी ठीक उसी तरीके से गणपति बप्पा को यहाँ का ये रूप दिया गया है। साथ ही उनके पिता श्री शंकर भगवान भी इस साथ दृश्य में मौजूद हैं जो राक्षस का संहार करते हुए नजर आ रहे हैं। एक खासियत ये भी है इस गणेश पंडाल की कि भक्तों को करीब जाने दिया भले जाता है लेकिन बप्पा को छूने का जो है किसी को भी बप्पा को छूने नहीं दिया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक सुरक्षा भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है और स्पेशली जब प्रतिमाएं को लोग छूते हैं तो कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इस बात का पूरा ख्याल दिया जाता है। कुल आंकड़ों की बात करें तो अभी तक ये अद्भुत तस्वीरें आपने कल भी दिखाई थी, बेहद खूबसूरत तस्वीरें हैं और मन को, चित्त को शांत करने वाली तस्वीरें हैं जो आपको ढेर सारी, कहते हैं ना, पॉजिटिव एनर्जी इन तस्वीरों को देखकर ही हमें दूर से मिलने लगता है। जो वहां पर लोग भक्त आए हुए हैं धर्मेंद्र, जरा उनसे बात करिए कि उन्हें कैसा प्रतीत हो रहा है, उन्हें कैसा महसूस हो रहा है जब वो खुद गणपति बप्पा के इतने नजदीक हैं। बिल्कुल, मैं पूरी कोशिश करूंगा इन सभी से बात करने की। एक बार मेरे साथ सब बोलेंगे गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। बिल्कुल, कहां से आए आप? गोरेगांव से आए। अच्छा, हाँ, गणपति बप्पा को देखने के बाद क्या फील आ रही है? अच्छा लग रहा है। हाँ, अच्छा। गणेश उत्सव जो है अपने आप में बहुत बड़ी बात है, आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है? ओके, तो यहाँ पे आप यहाँ पे सेवा कर रही हैं, राइट? तो कितने लोग आते हैं और खुद आप दिन भर बप्पा के पास रहते हैं, क्या फील आता है अंदर? हमको बहुत अच्छा लगता है, यहाँ के लोग आते हैं, बप्पा का दर्शन करते हैं, हमको इतना अच्छा लगता है, हम लोग उनकी सेवा करते हैं। अच्छा, मैं भी बहुत दुखी हूँ, कुछ दिन और बचे हैं, उसके बाद गणपति बप्पा का विसर्जन कर दिया जाएगा, तो आप कुछ कहना चाहते हैं? वो चले जाते तो हमको बहुत दर्द होता है, बहुत दुख होता है। ऐसा लगता है कि हम उनका 11 दिन दर्शन करने के बाद वो हमको छोड़ के जाते हैं, ऐसा लगता है कि हमारा बाप हमको छोड़ के गया, 1 साल के लिए राह रखते हैं। मोरिया, बेटे आप भी रोज यहाँ पे आ जाते हो? जब मन करता है तो बप्पा के दर्शन करने आ जाता हूँ। विसर्जन होने वाला है, बहुत दिन बचे हैं, दुख हो रहा होगा? बहुत। आप इधर ही रहते हो? हाँ, इधर ही आसपास में ही रहता हूँ। अच्छा, आप भी यहीं पे रहते? नहीं। कैसा लग रहा है गणपति बप्पा को देखने के बाद, उनका दर्शन करके? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। क्या कुछ मांगा बप्पा से? ऑब्वियसली ग्रेट 41 स्टैंडर्ड। धर्मेंद्र, इम्पोर्टेंट है आपके लिए लोगों से पूछिए
लोगों मतलब से पूरा पूछिए, वेट रहता कुछ है ना, लोग जो है ना, कुछ लोग जैसे दशहरा में तो हमने सुना है कैलकाटा में भी एक से एक पंडाल वहां पर दुर्गा पूजा में बनते हैं, और जो बंगालीज है खास करके वो उसको कहते हैं पंडाल हॉपिंग, यानी एक पंडाल से दूसरे पंडाल। वो थोड़ा सा बंगाली एक्सेंट के साथ मैंने बोलने की कोशिश की कि वो पंडाल हॉपिंग जो है वो क्या यहाँ भी गणेश उत्सव में जो वहां महाराष्ट्र के लोग हैं या फिर जो दूर दूर से लोग आए हैं वो भी कर रहे हैं क्या? देखिए, हर जगह की अलग अलग परंपराएं होती हैं, त्योहार मनाने का अलग अलग तरीका होता है। स्पेशली जब भी गणेश उत्सव की बात होती है तो जाहिर है मुंबई महाराष्ट्र में एक बहुत बड़े लेवल पर मनाया जाता है। यहाँ सबसे पहले खुद के ही घर में लोग गणेश जी को विराजमान करते हैं, उसके बाद जब विसर्जन हो जाता है फिर पंडालों में आते हैं। आज 7वां दिन है और ये आखिरी विसर्जन है छोटे छोटे गणेश मूर्तियों का। और जिस तरीके से आप पूजा पाठ एंड सांस्कृतिक स्टाइल की बात करें, एक मराठी स्टाइल में लोग ज्यादातर 9 वारी साड़ियां यहाँ पर पहनकर आते हैं। घर में भी मोदक बनाए जाते हैं, खीर बनाई जाती है और पसंदीदा गणपति बप्पा के लिए जो भी व्यंजन होते हैं वो सारे यहाँ पर बनाए जाते हैं। स्पेशली कुर्ते यहाँ पर पहने जाते हैं और एक तिरछी टोपी होती है मराठी मानुस की जो लोग पहनते हैं। हालांकि आजकल बहुत ज्यादा लोग नहीं पहन रहे हैं, लेकिन विसर्जन जिस दिन होगा, विसर्जन के दिन ज्यादा से ज्यादा जो भी गणेश भक्त हैं वो जरूर यहाँ पर करेंगे। आप बात करेंगे, कहाँ से आए हैं? गोटी इगतपुरी। इगतपुरी से आए हैं। गणेश उत्सव कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए? बहुत बहुत बहुत, वो बोल नहीं सकते। अच्छा, कितनी देर से लाइन लगाए, कहाँ कहाँ दर्शन करके आ गए? 1 घंटे से लाइन लगाए। हाँ, कहाँ कहाँ अभी तक दर्शन मिला? बस इधर ही आए। इसके बाद कहाँ अभी घूमेंगे इधर मुंबई में। हाँ, पप्पा को देखने के बाद क्या फील आया? बहुत मन प्रसन्न हो गए एकदम। आप भी कुछ? ठीक है, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, देखिए और भी बहुत सारे लोग। एक ताई हमारे साथ। ताई, गणेश उत्सव अब विसर्जन होने वाला है, 7वां दिन है। मैं तो बहुत दुखी हूँ, आप कुछ बोलेंगे? दुख तो लगता है, पापा छोड़ के जाते हैं तब, लेकिन पापा फिर से आते हैं इसलिए बहुत आनंद होता है। आनंद होगा ना? अच्छा, ये बताइए, आप भी अपने घर में बड़े प्यार तरीके से बप्पा के लिए कुछ ना कुछ बना रहे होंगे, मोदक वगैरह। इस बार कुछ बनाया था? क्या खिलाया मेहमानों को? मेरे घर खुद 6 दिन के पापा रहते, 5 दिन के। अच्छा, देखिए कुछ युवा भी आए। बेटे ये बताओ, गणेश उत्सव कितना इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ में? आप तो युवा हो, आजकल भगवान पे कोई बहुत ज्यादा। हाँ, हमारे लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि महाराष्ट्र का ये मतलब बहुत क्या बोलते हैं उसको, महाराष्ट्र के लिए ये उत्सव है ना 10 दिन बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं महाराष्ट्र में। ये दिन छोटे से लेके बड़ा से बड़ा तक का ये गणेश उत्सव बहुत धूमधाम से मनाता है महाराष्ट्र में। धर्मेंद्र, ये देखिए कई ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर वीआईपी जितने होते हैं वो दर्शन करते हैं तो काफी ज्यादा मुश्किलें आती हैं आम लोगों को, लेकिन जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर भी काफी आम लोग दिखाई दे रहे हैं, तो उनको कोई परेशानी तो नहीं आ रही है? देखिए, आपको बताएं कि सबसे ज्यादा धन्यवाद यहाँ पर इंद्र देवता को देना होगा, क्योंकि जिस तरीके से इंद्र देवता लगातार थोड़ा थोड़ा बरस रहे हैं, पूरा माहौल बिल्कुल ठंडा है। और साथ ही साथ एक दुख की बात यह भी है कि बप्पा जब यहाँ से जाते हैं तो हमें तो दुखी करते हैं, लेकिन साथ साथ इंद्र देवता को भी ले जाते हैं। यानी जब बप्पा के विसर्जन हो जाते हैं उसके बाद बारिश भी मुंबई की खत्म हो जाती है, माहौल बिल्कुल ठंडा है। और जिस तरीके से बाहर अभी मैंने दृश्य दिखाया, परिसर दिखाया, पूरा का पूरा खाली माहौल है। ये देखिए किस तरीके से गणेश भक्त जो है एक बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हैं। तो ये है असली रूप बप्पा का, बप्पा के भक्तों का, बप्पा के श्रद्धालुओं का। पूरी तरह से पीले पोशाक में सभी हैं और ये एक यूनिटी है। मुझे लगता है मुंबई नहीं बल्कि महाराष्ट्र के किसी अलग जिले से ये एक ग्रुप जो है बप्पा के दर्शन के लिए आया है। और जहां जहां भी आप देखें इस तरीके से ये है मराठी मानुस की संस्कृति। इस तरह से टोपी दिखाते हैं। यस, ये देखिए लोग टोपी पहन रखे हैं और बप्पा के दर्शन के प्रति यहाँ पर आए हुए हैं। और इसी तरीके से बड़ा बड़ा ग्रुप जो है सिर्फ मुंबई के गणेश गली में ही नहीं बल्कि आसपास और भी बहुत जगहों पे आपने आज दिखा तो दिया कि किस तरह से मराठी मानुष जो है उसकी वेशभूषा क्या होती है। उम्मीद करते हैं विसर्जन वाले दिन हम आपको भी वैसे ही दिखे वहां, अगर हो सके तो। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हमें देने के लिए। और चलिए, बेहतरीन तस्वीरें दिखाने के बाद और बप्पा के द्वार की तस्वीरें तो आपने देख ही ली, अब बात अयोध्या में श्री राम दरबार की कर लेते हैं। आपको बता दें कि नए साल में राम भक्तों को एक बड़ी गुड न्यूज यानी खुशखबरी मिलने वाली है। और देखिए, नए साल में अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के साथ साथ श्री राम दरबार के दिव्य दर्शन का भी पावन अवसर मिलने वाला है। मंदिर में श्री राम दरबार समेत बाकी निर्माण कार्य तेजी से चल रहे हैं और इन्हें जल्द पूरा कर लिए जाने की उम्मीद भी है।
रामनगरी अयोध्या में बने भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के दिव्य दर्शन की भक्तों की मनोकामना पूरी हो रही है। हर दिन हजारों लाखों भक्त अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन पूजन का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। अब रामलला के भक्तों और श्रद्धालुओं के लिए शुभ समाचार ये है कि वो समय भी अब बहुत दूर नहीं है जब यहाँ श्री राम दरबार के भी दीदार हो सकेंगे, क्योंकि श्री राम मंदिर की ऊपर की मंजिलों का निर्माण तेजी से चल रहा है। माना जा रहा है कि अगले साल यानी 2025 में होली से पहले श्री राम दरबार बनकर तैयार हो जाएगा। श्री राम दरबार मंदिर के भवन के प्रथम तल पर बनाया जा रहा है। इसके डिजाइन का काम भी पूरा हो चुका है। श्री राम दरबार में भगवान राम और माता सीता की प्रतिमाएं तो होंगी ही, प्रभु श्री राम के तीनों भाइयों और राम भक्त हनुमान की भी प्रतिमा स्थापित होगी। तो उम्मीद है कि पूर्ण रूप में श्री राम दरबार के दर्शन की भक्तों की आकांक्षा जल्द ही पूरी होगी। विस्तार से कार्यक्रम देखा जा रहा है कि किस प्रकार जो लक्ष्य है दिसंबर 2024 में पूर्ति का, उस लक्ष्य के अनुसार निर्माण कार्यक्रम संपन्न हो। हम लोग वर्तमान में लगभग अनुमान से 2 महीने पीछे चल रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण कार्य 3 चरणों में किया जा रहा है। पहले चरण में भूतल और गर्भगृह का निर्माण किया गया। इसके बाद इस साल जनवरी में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ। अब दूसरे चरण में मंदिर के ऊपर का तल बनाया जा रहा है, जिसमें राम दरबार की स्थापना की जाएगी। आपको ये भी बता दें कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर का निर्माण अक्टूबर से शुरू होने वाला है। श्री राम मंदिर का निर्माण नागर शैली में हो रहा है, तो इसका शिखर भी नागर शैली का ही होगा। इसे पिरामिड की तरह विशिष्ट रूप से डिजाइन किया गया है। माना जाता है कि मंदिर के शिखर का निर्माण सबसे कठिन होता है, लिहाजा आईआईटी के विशेषज्ञों, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट CBRI, रुड़की के वैज्ञानिकों, कंस्ट्रक्शन कंपनी लार्सन एंड ट्रूबो और राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान NGRI के विशेषज्ञों की खास देखरेख में ये काम पूरा किया जाएगा। इस दौरान राम मंदिर निर्माण समिति के सदस्य भी मौजूद रहेंगे। मंदिर परिसर के निर्माण कार्यों में और देर न हो, इसके लिए पुख्ता इंतजाम भी किए जा रहे हैं। कुछ जो वेदर कंडीशन है वो बहुत सहायक नहीं है, लेकिन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए यह प्रयास किया जा रहा है कि श्रमिकों की संख्या बढ़ाई जाए। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में इन मुद्दों पर मंथन किया गया है, ताकि निर्माण कार्यों को समय से पूरा किया जा सके। 3 मंजिल वाले इस मंदिर का ज्यादातर काम इस साल के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है। हालांकि परिसर के परकोटे और साज सज्जा को अंतिम रूप देने का काम अगले साल तक चलता रहेगा। अयोध्या से शिल्पी सेन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए तो अब बात कर लेते हैं मौसम की। दिल्ली NCR में मौसम बेहद सुहाना है। बारिश की वजह से तापमान में गिरावट है। AQI लेवल में सुधार है। दिल्ली वालों को साफ हवा की सौगात मिल रही है, तो वहीं पहाड़ों में भी मौसम ने करवट ली है। उत्तराखंड के चमोली में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। शिमला की वादियां भी चमक रही हैं। यहाँ सैलानियों की बहार है और लोग सुहाने मौसम का मजा ले रहे हैं। देखिए, खुशी ने सुहाने मौसम की बात की। हमारा ऑलरेडी यहाँ पर समोसा और चाय हमारा जारी है। दीपिका, आप कुछ बोलिए, आप ही ने शुरुआत की थी। मैंने शुरुआत की थी। मैंने एक बार आपसे पूछा आप समोसा खाएंगे, आपने बिल्कुल मना ही नहीं किया। आप लोगों ने खुद ले लिया, हमें क्यों नहीं आपने? आपकी एंकरिंग थी ना। अच्छा, आपको बोलना था अभी। उस बीच जब तक ये बोल रही थी तब तक हमने खाना शुरू कर दिया। तो खैर देखिए, मौसम ही ऐसा है कि बिना चाय समोसे पकौड़े के अब बात ही नहीं कर सकते। तो मौसम का खुशनुमा ये जो मिजाज है इन दिनों देखने को मिल रहा है राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में भी। दरअसल ये शहर आजकल बादलों की छांव में सबसे खुशनुमा मौसम का मजा ले रहा है। और बिल्कुल देखिए, मौसम और बारिश की वजह से हम डाइटिंग भी भूल गए। रिमझिम मौसम की ये सौगात बताने के लिए काफी है कि मॉनसून अब जाकर दिल्ली पर मेहरबान हुआ है। तो किस तरीके से दिल्ली के आसमान पर बादलों ने पिछले 3-4 दिनों से डेरा जमाया हुआ है और बारिश का ये सिलसिला दिल्ली में कब तक रहेगा, देखिए खास रिपोर्ट।
पिछले 2-3 दिन से राजधानी में रिमझिम फुहारें इस सीजन के सबसे शानदार मौसम की तस्वीरें पेश कर रही हैं। गिरता पारा ठंड का एहसास करा रहा है, यानी दिल्ली में पहाड़ों वाली ठंड महसूस की जा सकती है। वीकेंड से पहले ही रिमझिम मौसम ने वीकेंड वाला पूरा माहौल ही बना दिया है। आसमान पर काले घने बादल छाए हैं। रिमझिम फुहारों से मौसम एकदम खिला खिला है। हालांकि बारिश की वजह से जल भराव जैसी दुश्वारियां भी हैं। बावजूद इसके राजधानी मौसम के इस बदलते मिजाज को पूरा एंजॉय कर रही है। बादलों ने जैसी करवट दिल्ली के आसमान में ली है, उसको देखते हुए मौसम विभाग ने रिमझिम फुहारों की मेहरबानी 2-3 दिन ऐसे ही रहने वाली बताई है। अभी तो मानसून का सीजन है। अभी तो यही है कि रेनफॉल एक्टिविटी मीन मानसून इज इन एन एक्टिव फेज, स्पेसिफिकली सेंट्रल इंडिया और ज्वाइनिंग नॉर्थ वेस्ट इंडिया। ये पूर्वानुमान दिल्ली समेत मध्य भारत और उत्तर पश्चिम भारत में बरसते मानसून को लेकर है। इसलिए यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि कैसे सितंबर महीने में खासकर दिल्ली वाले नवंबर वाला एहसास ले रहे हैं। दरअसल राजधानी दिल्ली का तापमान इन दिनों अधिकतम 28 डिग्री के आसपास है, जो सामान्य से 6 डिग्री कम दर्ज हुआ है। इस वजह से राजधानी का मौसम खुशनुमा बना हुआ है। दिल्ली में मौसम का आलम ये है कि दिल्ली वाले रात में ठंड का एहसास कर रहे हैं। आज दिल्ली में अधिकतम तापमान 31 डिग्री रहने का अनुमान बताया गया, वहीं न्यूनतम पारा 21 डिग्री रह सकता है। 15 सितंबर से 17 सितंबर तक बारिश की राहत मिलने की उम्मीद मौसम विभाग ने जताई है। जाहिर है बदले मौसम और बारिश की वजह से दिल्ली इस वक्त सबसे साफ हवा में सांस ले रही है और ऐसी हवा दिल्ली वालों को कम ही नसीब होती है। दरअसल मौसम विभाग के मुताबिक मानसून ट्रफ दिल्ली के करीब आ चुका है और इसी वजह से 11 से 13 सितंबर यानी आज तक दिल्ली एनसीआर में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। तो 14 सितंबर के बाद से ही बारिश कम होने या फिर 15 और 17 सितंबर के दरमियान इसमें और कमी आने की संभावना है। फिलहाल तो राजधानी का ये रिमझिम मौसम हवा की सुधरी गुणवत्ता की भी सौगात लाया है। मानसूनी फुहारों के साथ आबो हवा का ये कॉम्बिनेशन जबरदस्त है, जिसे देख हर किसी के मुंह से यही बात निकल रही है कि जहां मानसून लौटने का वक्त है, उससे पहले बादल शायद इस सीजन की सारी कसर पूरी कर लेने के मूड में हैं। दिल्ली की बात की जाए तो फिलहाल येलो अलर्ट है। 2-3 दिन तक ऐसी ही मौसम जो है वो सुहाना रहेगा, रुक रुक के बारिश होगी और साथ ही साथ एमपी यूपी में रेड अलर्ट मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया है। कैमरा पर्सन मनीष बिधूरी के साथ मनीषा लड्डा, दिल्ली। किसी ने हमारे पीछे का बैकग्राउंड देख के गाना भेजा है मुझे इंस्टाग्राम पे, लिखा आज ब्लू है पानी 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 और दिन भी सानी सानी। देखिए ऐसा ही कुछ हाल आपको दिल्ली में दिखाई तो दे रहा है, लेकिन गुड न्यूज ये है कि दिल्ली में कूल वीकेंड की एंट्री हो चुकी है। अब जिनका सैटरडे संडे ऑफ होता है वो तो जाहिर सी बात है कि मजे लेंगे, हाथ भी रेस कर दिया है। मौसम सुहाना बना रहेगा, दिल्ली वालों को शिमला का फील दिलाता रहेगा। मौसम विभाग से जुड़े एक्सपर्ट से जानिए कि दिल्ली एनसीआर पर कुदरत की नेमत कब तक इसी तरह से बनी रहेगी। सुनिए जरा। आगे मॉनसून कैसा रहने वाला है हम समझेंगे मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार से। सर, जब हम बात इस बार सितंबर की कर रहे हैं तो फीलिंग जुलाई अगस्त वाली ही आ रही है। अभी मौसम कैसा रहेगा, मॉनसून कैसा रहेगा? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जनरली सितंबर से मानसून का विड्रॉल स्टार्ट हो जाता है। एनीवे, अभी तक हमारा जो स्टेटमेंट है कि मानसून लास्ट वीक ऑफ सितंबर में थोड़ा फेवरेबल कंडीशंस बन सकता है, जिसके लिए हमने कल अपना जो स्टैंडर्ड बुलेटिन है उसमें मेंशन किया है। लेकिन अगर आप करंट की बात करें, देखिए आप अभी नॉर्थ वेस्ट इंडिया में क्लाउड पैच आप पूरा देख रहे हैं। इसके अलावा नॉर्थ बे ऑफ बंगाल और ज्वाइनिंग एरिया में भी क्लाउड्स है। उसका रीजन क्या है कि कल एक वेस्ट उत्तर प्रदेश में एक डिप्रेशन बना हुआ था, मीन स्ट्रॉन्ग सिस्टम था, जो आज थोड़ा वीक है। आज बेलमार्क लो प्रेशर एरिया है उसी एरिया में, तो उसके प्रभाव से क्या रहा कि आपका उत्तर प्रदेश में, स्पेसिफिकली वेस्ट उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल रहा, 20 सेंटीमीटर से ज्यादा रहा। 2 दिनों से बोल रहे थे कल काफी ज्यादा एक्टिविटी रहने का अनुमान था, रेनफॉल रही। हैवी का भी हमने वार्निंग दे रखा था, हैवी रेनफॉल भी रही। और आज भी जो उसकी इंटेंसिटी है कल से तो कम हो जाएगी, लेकिन लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल होने का आज भी अनुमान है।
इसके बाद जैसे मैंने आपको वेल मार्क लो प्रेशर का बताया जो उत्तर प्रदेश में है, कल से जैसे वीक होगा तो रेनफॉल एक्टिविटी फिर स्लोली कम हो जाएगी। चाहे बात दिल्ली एनसीआर की हो या इसके पड़ोसी राज्यों की हो, यहाँ बारिश जो है अभी होती रहेगी और ये मॉनसून जो शुरुआत जिसकी जून से हो गई थी वो खत्म होते होते अक्टूबर हो जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट राजा कुमार के साथ नीतू झा, गुड न्यूज़ टुडे दिल्ली। देखिए, दिल्ली में मौसम खुशगवार है, जो अभी थोड़ी देर पहले शगुफ्ता ने भी आपको ब्लू है पानी पानी सुनाया। लेकिन उत्तर प्रदेश में भी कई शहर जो है वहां भी मौसम बेहद खुशगवार है, काले काले बादल छाए हुए। आपको नहीं लगता हम लोग कुछ ज्यादा ही लकी हैं? हम कुछ लकी हैं कि नहीं? क्योंकि हम ऐसी जगह लोकेटेड है कि दिल्ली में भी मौसम बढ़िया हो तो भी हमारे किसी को इनवाइट करना हो तो दिल्ली इनवाइट कर लो। हाँ, ऐसा मौसम देखने के लिए। नहीं, मैं कह रही हूँ कि हम ऐसी जगह लोकेटेड है कि दिल्ली में अगर बारिश हो रही है तो भी हम हमारे लिए अच्छा, और उत्तर प्रदेश में भी हम ऐसी जगह है तो उत्तर प्रदेश में हम बॉर्डर पे हैं, उधर भी Exactly, इधर भी तो हमारा लोकेशन बहुत गजब का है। बारिश कहीं भी हो हमारे लिए कूल कूल वेदर ऐसा ही रहने वाला है। तो फिलहाल आपको बता दें कि दिल्ली के जैसा ही उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों का हाल है। आसमान पर काले घने बादल छाए हुए हैं और रिमझिम फुहारों से मौसम खिला हुआ है। बारिश की वजह से पारा इस वक्त नीचे है, थोड़ा डाउन है, लोगों को रात में ठंड का एहसास भी हो रहा है। हालांकि बारिश की वजह से कई जगह पानी भरने की खबरें भी हम खुशी अभी इन दिनों आपको लग रहा था कुछ दिनों बीच में हम एसी चला रहे थे, अभी इन दिनों आप एसी चला रहे हैं? सिर्फ पंखे से काम एसी नहीं चला रही। और आप देखिए सुबह जब उठने का वक्त होता है ना तो पंखे में ही आपको इतना अच्छा मौसम लगता है कि उठने का मन नहीं करता, और मुझे लगता है कि शायद ऐसा लगता है कि सोते रहो। हाँ, मतलब यही मन करता है कि सोते रहो। बताओ ना, पंखा 5 नंबर पे नहीं चलता। हाँ, पंखा चलता है 3 या 4। और उसके साथ हल्का ब्लैंकेट भी चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। तो की याद दिला दी खुशी में। लेकिन ये कुल मिला के खबर हमें दिखानी थी तो जरा खबर दिखा देते हैं। तो केवल उत्तर भारत में ही नहीं बल्कि बादलों का आउट ऑफ कंट्रोल मिजाज दक्षिण में विजयवाड़ा तक नजर आ रहा है। जाहिर है मानसून के लौटने का वक्त आ रहा है, लेकिन उससे पहले बादल इस सीजन की सारी कसर पूरी करने के मूड में भी नजर आ रहा है। भारत के बड़े हिस्से में बारिश हो रही है। कई जगह पानी भर जाने से बाढ़ जैसे गंभीर हालात भी पैदा हो बात करेंगे और स्वागत ऐसा करेंगे कि दिल खोल कर करेंगे। तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि किस तरह से हमारे पैरा एथलीट्स जिन्होंने देश का नाम, देश का परचम लहराया है, उन्होंने वापसी की है और देश आज बहुत ज्यादा खुश है। प्रेरणा और कड़ी मेहनत किसी भी कामयाबी का आधार बनती है और जब हमारे पैरा एथलीट्स पेरिस में इतिहास रचकर लौटे तो कैसी खुशी से पूरा देश झूमा। खुशी बिल्कुल। अब जीत के बाद दिल की बात का वक्त है। पेरिस ओलंपिक्स से सितारे जब प्रधानमंत्री मोदी से मिले तो कई दिल को छूने वाले वाकये सामने आए। देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने पैरा एथलीट्स के साथ किस तरह से संवाद किया, उनका सम्मान किया। आज मुझे आपको सुनना है, आप लोगों के क्या अनुभव रहे, वहां सबसे मिलते होंगे, कुछ न कुछ अच्छी बातें हुई होगी, वो मैं जरा सुनना चाहता हूँ। सर मेरा नाम नवदीप है। सर मैं इस बार जिनकी रील सबसे ज्यादा पॉपुलर हुई एक आप है, दूसरा शीतल है। सर मैं F41 कैटेगरी में जेवलिन थ्रो करता हूं सर। दूसरी बार पैरालंपिक पार्टिसिपेट कर रहा हूं सर। मेरा इवेंट है ना सबसे लास्ट दिन था सर, और मैं तकरीबन 21 तारीख को चला गया था सर उधर।
तो जैसे ही मेडल आने शुरू हुए ना सर, तो एक मन में घबराहट होनी शुरू हो गई थी कि सबके आ रहे, मेरा क्या होगा। तो सर पर फिर भी सर, जैसे सीनियर एथलीट्स थे सर, जैसे सुमित भाई था, अजीत भाई साहब थे, संदीप भाई साहब थे, देवेंद्र सर थे, सबसे सर एक एक दिन मिलके सर एक्सपीरियंस गेन किया सर कि आप कैसा फील करते हो, मेरे को क्या करना चाहिए। और सर एंड तक आते आते सर मैं बिल्कुल फ्री माइंड होके खेलने लगा। वाह। थैंक यू। नमस्ते सर, मेरा नाम सुमित अंतिल है और मैं बैक टू बैक सेकंड गोल्ड मेडल है सर मेरा। मेरे को अभी भी याद है सर, जब टोक्यो में गोल्ड लेके आए तो आपने प्रॉमिस लिया था कि ऐसे ऐसे 2 गोल्ड और चाहिए मेरे को। तो ये दूसरा सर आपके लिए है, क्योंकि उसके बाद में जैसे जब पैरालंपिक से पहले हम काफी नर्वस थे, क्योंकि मैं आर्टिकल्स पढ़ रहा था कि हर तरफ मोस्ट फेवरेट एथलीट जो गोल्ड मेडल को डिफेंड करेगा, तो कुछ नाम आ रहे थे सर, उसमें मेरा भी नाम था। बट जब 20 अगस्त को आपसे बात हुई तो वही पल याद आ गया सर टोक्यो वाले की अब की बार फिर से अच्छा करना है। और हमारे साथ में मेरी पूरी टीम है सर, मेरे फिजियो, मेरे कोच, जो आप हम सभी की तरफ से सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमें ये लगता है सर कि मेडल लेके आएंगे तो आपसे मिलेंगे, आपसे पर्सनली बात करेंगे, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। नमस्कार सर, मेरा नाम योगेश कथुनिया, मैं सिल्वर मेडलिस्ट हूँ 2 बार। तो मैं अपना एक्सपीरियंस सर एक चीज शेयर करना चाहता हूँ, एक्सपीरियंस नहीं है, वो है कंसिस्टेंसी। वो कंसिस्टेंसी सर आपकी वजह से आई है, क्योंकि आपने जो डिफरेंट स्कीम्स इंडिया में लॉन्च करी है, चाहे वो टॉप स्कीम्स हो, खेलो इंडिया स्कीम्स हो, एनसीओईज हो, वो सर आपकी वजह से है कि आज हम सारे 29 मेडल्स लेके आए हैं। और सर मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, बाकी लोगों के लिए आप पीएम का मतलब होता है कि प्राइम मिनिस्टर, और हम सब के लिए आप पीएम का मतलब है परम मित्र। वाह। मुझे ये पद आपने दिया, बहुत अच्छा लगा। मैं भी चाहता हूं जी, सच्चे अर्थ में एक मित्र के रूप में आपके साथ काम करता रहूं। तो सर मेरा एक्सपीरियंस ये है कि थोड़ा सा प्रेशर था, तो हमारे देवेंद्र भाई साहब, झांझड़िया जी भाई साहब ने मेरे से एक बात बोली थी कि अपने को अपना बेस्ट देना है। बोला था कि जो आप प्रैक्टिस में करते हो वही आपको करना है। और सर मेरे कोच हैं, उनका भी, मेरे मनोहर अंजार जी, उनका बहुत आशीर्वाद दिया, क्योंकि हम लोगों को संभालना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि सर हम हर कहीं टकरा जाते हैं और कोई हमसे आके टकरा जाता है। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आप ब्लाइंड हो कि मैं ब्लाइंड हूँ। सर बहुत बार ऐसा होता है, तो बस सर के हाथ पकड़ के चलते, हाथ पकड़ के आते हैं, वो थोड़ा बहुत जो दिखता है उसमें अपना काम कर लेते हैं सर। और सर आपका बहुत आशीर्वाद रहा। सर अभी मैं इंटरनेशनल कंपटीशन में जाने का स्टार्ट करके 30 साल हो गया। इवन एथलीट, एडमिनिस्ट्रेटर, हम एक टाइम में एक भी फ्लैग नहीं देखता था, अभी इंडिया का फ्लैग हमने को दिखने का स्टार्ट हो गया। हमारा खिलाड़ी का भी एक पैरा स्पोर्ट्स का वजह से हम मेडल जीत सकता बोल के आ गया। हम लोग कब पार्टिसिपेट करता था, उस टाइम में सोचता था पार्टिसिपेट करना है, अभी वो कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। एंड अगेन आपको मैं बहुत धन्यवाद बोलता सर। मैं बहुत लोग को बोलता है हमारा ब्रांड एम्बेसडर कौन है, हमारा मोदी जी हमारा ब्रांड एम्बेसडर है। सबका मूड देख करके मुझे अच्छा लगा। वरना मैंने कुछ लोगों का देखा है कि दूसरी ओलंपिक आने तक चेहरे पर हंसी ही नहीं आती है। क्यों? तो वो पिछली ओलंपिक में रह गया था। वो मुझे दृश्य यहां नजर नहीं आ रहा है। मतलब मुझे लगता है नेक्स्ट ओलंपिक भी आप जीत चुके हैं। ये आपके आंखों से मैं पढ़ पा रहा हूं, आपके अंदर जो विश्वास वो मैं देख पा रहा हूं। तो साथियों, मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत बधाई, धन्यवाद। चलिए अब बात कर लेते हैं मुंबई को मिली नई लाइफ लाइन की। मुंबई वालों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि मुंबई कोस्टल रोड को आखिरकार समुद्र लिंक से जोड़ दिया गया है। कोस्टल रोड से घंटों का सफर अब मिनटों में तय होगा। बिल्कुल, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की मौजूदगी में कोस्टल रोड के फेज 2 का उद्घाटन हुआ है। अब इसमें मरीन ड्राइव से सीधे तटीय सड़क पर जा सकते हैं और बांद्रा में समुद्र लिंक से जुड़ सकते हैं। इसलिए इसे मुंबई की नई लाइफलाइन माना जा रहा है।
मुंबई वालों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी, अब जाम और ट्रैफिक से मिलेगा छुटकारा। कोस्टल रोड के जरिए सीधे बांद्रा जा सकेंगे मुंबई का। मुंबई के लोग अब घंटों का सफर महज चंद मिनटों में ही पूरा कर सकते हैं, क्योंकि कोस्टल रोड का दक्षिणी हिस्सा बांद्रा वर्ली सी लिंक से जोड़ दिया गया है। मतलब ये कि अब लोग कोस्टल रोड से बांद्रा वर्ली सी लिंक तक अब सीधे जा सकेंगे और बांद्रा तक का अब सफर चंद मिनटों की बात हो गई है। महाराष्ट्र सरकार का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट यानी कि मुंबई कोस्टल रोड को आखिरकार बांद्रा वर्ली सी लिंक से जोड़ा गया है और इस वक्त हम उसी कनेक्टिंग आर्क ब्रिज पर मौजूद है जिसके सहारे कोस्टल रोड को बांद्रा वर्ली सी लिंक से जोड़ा गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा लोहे का ब्रिज बना हुआ है इसे आर्क ब्रिज कहते हैं और ये इसका काम करना बहुत ही ज्यादा कठिन था। जिस तरीके के वेदर कंडीशंस है, समंदर के बीच में इस पूरे आर्क ब्रिज को बनाना था, तो आखिरकार ये काम संपन्न हुआ है और कोस्टल रोड अब बांद्रा वर्ली सी लिंक से जुड़ गया है। वहां पर आप तस्वीरों में देखें कि वो बांद्रा वर्ली सी लिंक है और ये वो आर्क ब्रिज है जिसके सहारे अब कोस्टल रोड बांद्रा वर्ली सी लिंक से जुड़ गया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने गुरुवार को मुंबई की इस नई लाइफलाइन का उद्घाटन किया। इस दौरान डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार भी मौजूद रहे। कोस्टल रोड का सपना तेजी से आकार ले रहा है। पहले चरण में बांद्रा वर्ली सी लिंक से मरीन ड्राइव तक के हिस्से को आम लोगों के लिए खोला गया था। अब फेज 2 में कोस्टल रोड और सी लिंक कनेक्ट होने के बाद मरीन ड्राइव से वर्ली और वर्ली से कोस्टल रोड के जरिए सी लिंक होते हुए लोग आसानी से बांद्रा पहुंच सकेंगे। ये जो आर्क ब्रिज है, ये आर्क ब्रिज के थ्रू आप बांद्रा वर्ली सी लिंक को सीधे कनेक्ट हो जाएंगे, यानी कि साउथ से नॉर्थ बाउंड ट्रैफिक अब खुल चुका है, कोस्टल रोड बांद्रा वर्ली सी लिंक से जुड़ चुका है। जो दूसरा हिस्सा है उस तरफ आप देखिए कि जो दूसरा हिस्सा है साउथ से नॉर्थ बाउंड ट्रैफिक का काम अभी भी चल रहा है। ये दूसरा आर्क ब्रिज जो है उसका काम फिलहाल चल रहा है। महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि इसका काम भी अगले साल फरवरी तक हो जाएगा। मुंबई के लोगों के लिए ये किसी सौगात से कम नहीं है, क्योंकि इस कोस्टल रोड के खुल जाने के बाद उन्हें जाम से तो छुटकारा मिलेगा ही, साथ में उनके लिए यात्रा का नया अनुभव भी होगा। आपको बता दें कि मुंबई कोस्टल रोड की कुल लागत 14,000 करोड़ रुपए है, जिसका पहला चरण 10.58 किलोमीटर का है, जो मरीन ड्राइव से वर्ली तक था। इसमें सुरंग, समुद्र को पाट कर बनी सड़क और पुल भी मौजूद हैं। साथ ही 3 इंटरचेंज हैं, एक वर्ली में, दूसरा हाजी अली में और तीसरा अमरसंस में। यहाँ बेस्ट बसों के लिए एक समर्पित लेन मौजूद है। दूसरे फेज का काम पूरा होने के बाद वर्ली के बिंदु माधव चौक पर लगने वाले ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। अच्छी बात यह है कि इस पर सफर करने के लिए कोई टोल टैक्स नहीं लगेगा। इससे न सिर्फ लोगों का वक्त बचेगा बल्कि ईंधन की भी कम खपत होगी। माना जा रहा है कि कोस्टल रोड बनने से यात्रा का समय 70% तक कम हो जाएगा, यानी ये रास्ता मुंबई के लोगों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। सौरभ अख्तानिया, मुंबई, गुड न्यूज टुडे।